नमस्कार, मैं हूं शशि। स्वागत है आपका ट्रू लाइज मीडिया में। आज हम उपस्थित हुए हैं एक नए अंक के साथ, जिसमें हम गोपाल कृष्ण गांधी पूर्व राज्यपाल के एक लिखे हुए लेख की चर्चा करेंगे। इस त्रासद समय में हमारा संविधान यही कह रहा है कि भारत अपने हृदय को राज्यों की नसों में मजबूती से धड़कता हुआ महसूस करे। इंडिया जो भारत है राज्यों का संघ होगा। इसी वाक्य से हमारे संविधान की शुरुआत होती है और आज से पहले यह पंक्ति शायद ही सच होती दिखी है। हमेशा से भारत के कई हिस्सों रहे हैं, आज भी कई राज्य हैं। वे सभी भारत हैं, वह भारत जहां अब काफ़ी सतर्क होकर सांसें ली जा रही है, जहां हाथ बेहद सावधानी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं और प्रार्थना के लिए अक्सर एक साथ उठ रहे हैं। राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हुए हर वक्त हर पहर कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री भी इसे बिल्कुल सही पाया। उन्होंने कहा कि राज्य महामारी के बारे में जमीनी सच्चाई से कहीं बेहतर परिचित है। प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें पता है कि जमीनी हकीकत का क्या महत्व है। हमारे प्रधानमंत्री, तमाम मुख्यमंत्री, उनके स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और जिला प्रशासन के साझा प्रयासों से वायरस को बेतरतीब फैलने से रोक लिया गया है। आपने यहाँ मौजूद आर्थिक और मानव संसाधन को देखते हुए कई बाधाओं के बावजूद जिस तरह से काम किया गया है, उसकी सिर्फ सराहना की जा सकती है। केरल के मुख्यमंत्री इस मामले में सबसे आगे रहे हैं। उनकी सरकार ने देश के बाकी हिस्सों से पहले अपने यहाँ वायरस को रोकने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस तरह महामारी को नियंत्रित करने के लिए उड़ीसा की उपलब्धि उल्लेखनीय रही है। तो गोवा ने सबसे पहले संक्रमण के मामलों को शून्य बनाने का रिकॉर्ड बनाया। तमिलनाडु ने टेस्ट की शुरुआत सबसे पहले करते हुए अपने यहाँ अच्छा काम किया, जबकि राजस्थान ने गरीबों को खाद्यान्न पहुंचाने और हेल्पलाइन नंबर से स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने की व्यवस्था करके लॉकडाउन में भारी आर्थिक बोझ उठाते हुए भी अपने नागरिकों की देखभाल की। सभी राज्यों व नगरों में सबसे अधिक चुनौती महाराष्ट्र और मुंबई में है, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। यहां भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिस मजबूती से लड़ रहे हैं, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने खुद को एक जिम्मेदार राजनेता के रूप में पेश किया है, जिसकी राज्य को जरूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसा ही किया है। इस तरह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का अपनी जनता के लिए हद से गुजर जाना आश्वस्त कर रहा है। हालांकि इसमें उनकी खुद की सुरक्षा के प्रति हमारी चिंता बढ़ जाती है। जाहिर है, हमारे संविधान की उस पहली पंक्ति के सर्वोत्तम अर्थों में आज संघीय व्यवस्था काम कर रही है। इसमें एक संवैधानिक मंजूरी निहित है। सच कहा जाए तो संवैधानिक अनिवार्यता केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों के संवैधानिक बंटवारे में कई विषम राज्यों के जिम्मे है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय भी ऐसे ही कुछ विषय हैं। इससे भी हमारी प्रासंगिक है मानव, पशु या पौधे को प्रभावित करने वाले संक्रामक या छुआछूत या घातक रोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने से रोकना। यह समवर्ती सूची में शामिल है और राज्यों व केंद्र दोनों पर बाध्यकारी है। सामान्य हालत में बेशक इन विषयों के प्रति वे थोड़ी शिथिलता बरत देते हों, लेकिन अभी हम जिस हालात का सामना कर रहे हैं, राज्य केंद्र अपने संघीय जीवन को जीते हुए पूरी तरह से सक्रिय हैं। यही है वह भारत जहां हम रहते हैं। राज्यों से परे एक अन्य हालात की चर्चा भी जरूरी है। वो हैं देश के प्रवासी मजदूर और उनकी दशा। कहा जाए तो ये मजदूर एक अस्थायी केंद्र शासित क्षेत्र है, जिन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।
अभी राज्य की एक बड़ी जिम्मेदारी यह भी है कि लॉकडाउन में मिल रही छूट के दौरान शहरों से गांव की ओर मजदूरों का पलायन संवेदनशीलता के साथ रोका जाए। क्या कोविड-19 से लड़कर निकलने वाला भारत मजदूरों को यह दर्जा देगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोविड-19 से जंग जीतने के लिए जो किया जा रहा है वह सफल होगा। स्पष्ट है कि वायरस हमें आसानी से या जल्द छोड़ने वाला नहीं है। यदि भारत को इससे सुरक्षित रहना है और भविष्य में होने वाली मौत या मौत बांटने वाले वायरसों से बचना है तो कुछ जरूरी उपाय करने ही होंगे। पहला उपाय है बुनियादी स्वच्छता की। आत्मघाती उपेक्षा से हमें बचना होगा। अपने यहाँ मांस और पोल्ट्री फार्म, बाजार और सार्वजनिक शौचालयों में जिस तरह की गंदगी होती है, कहना गलत नहीं होगा कि ये भी किसी अदृश्य वुहान जैसे हैं। दूसरा उपाय है औद्योगिकरण के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर दोहन को खत्म करना। तीसरा, जहां तहां थूकने की आदत पर काबू पाते हुए धार्मिक स्थलों और मनोरंजन की जगहों पर भीड़ लगाने से बचना। सम्राट अशोक ने भी अपने लेखों में अनावश्यक जुटान का जिक्र किया है। चौथा उपाय है, अगर हम अपने हाथ धोते रहना चाहते हैं तो यह पूछना भी शुरू करना होगा कि हमें साफ पानी कहाँ से मिलेगा। पांचवा, पैदल चलने वाले योग्य दूरी के भीतर बुनियादी चिकित्सा सुविधा की मांग। अगर हम शादी की उम्र बढ़ा सकते हैं, अपने माता पिता की तुलना में कम बच्चे पैदा करते हैं, यह मानते हैं कि अस्पृश्यता गलत, बेतुकी और गैर कानूनी है, तो निश्चय ही हम इन 5 उपायों को सफलतापूर्वक अमल में ला सकते हैं। हालांकि सरकार को भी अपनी प्राथमिकताएं जल्द बदलनी होगी। सबको साफ पानी मिले, इसके लिए तुरंत बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा। डॉक्टर नर्सों की संख्या बढ़ानी होगी। नर्सों का ओहदा बढ़ाते हुए उन्हें स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने वाले लोगों की अग्रिम कतारों में शामिल करना होगा। हमारा संविधान आज यही कह रहा है कि भारत अपने हृदय को राज्यों की नसों में मजबूती से धड़कता हुआ महसूस करे। धन्यवाद। फिर हाजिर होंगे एक अगले अंक के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए दे इजाजत। जय हिंद।